हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सपना गोयल और आइए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स लेसन 2 पीपल एज रिसोर्स के नोट्स को और थोड़ा क्विकली गो थ्रू करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स, और यही चैप्टर का नाम भी है। सो जो ह्यूमंस होते हैं उनको भी ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। क्यों? बिकॉज उन्हीं का दिमाग यूज़ करके वो किसी भी अनयूज़फुल चीज़ को यूज़फुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ह्यूमंस के बिना कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इनका मतलब क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सीजन से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब होती है? जब लोगों को कुछ महीनों के लिए, साल के कुछ महीनों के लिए जॉब नहीं मिलती है। स्पेसिफिकली ये एग्रीकल्चर में होता है, जहाँ पे सोइंग और हार्वेस्टिंग यानी सीड्स को जब सो किया जाता है और जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है उस टाइम पे बहुत डिमांड होती है लेबर्स की, लेकिन बीच के टाइम पीरियड में डिमांड बहुत कम होती है। एग्रीकल्चर इज़ अ सीजनल एक्टिविटी और वहाँ पे जनरली आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। देन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें लोग एम्प्लॉयड दिखते तो हैं लेकिन वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं होते। इसका छोटा सा मैं इसको कैसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि एक जॉब में 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन 8 लोग एम्प्लॉयड हैं। 5 पीपल आर रिक्वायर्ड बट 8 आर एम्प्लॉयड। तो जो एक्स्ट्रा 3 पर्सनस हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयड है तो हर कोई अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहा है। और तीसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। जितने भी लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो अंडर एम्प्लॉयड भी होते हैं, क्योंकि डिस्गाइज की डेफिनेशन क्या है? जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। और अंडर एम्प्लॉयड क्या है? जब लोग अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। तो जब 5 की ज़रूरत है, 8 लोग लगे हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा 3 हैं वो सभी अंडर एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। 9 घंटे की जगह उनको 6 घंटे का काम मिलेगा, सब फॉर एग्जाम्पल। और इवन ये कुछ दूसरी जॉब्स पे भी अप्लाई होता है, जैसे कोई मोची है, वो सारा दिन काम पे बैठा हुआ है लेकिन उसको 2 ही घंटे का काम मिलता है, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयड है। आप अपनी फुल कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट डज इट सजेस्ट सम मेजर्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे कुछ लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी, जहाँ पे कुछ लोगों के पास डिग्रीज होती हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, या वो 10th पास है, लेकिन उनको जो जॉब मिल रही है वो उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से कम मिल रही है, तो इसलिए वो उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अनएम्प्लॉयड रहते हैं। व्हेन पीपल विद एन एकेडमिक डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, दिस इज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हाई है, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, या फिर एजुकेशन सिस्टम जो हमारी कंट्री का है वो ज़्यादातर रट्टा मार जो रट्टाफिकेशन है उस पर फोकस करता है, स्किल देने पे नहीं करता, तो लोगों के पास जो टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए वो नहीं होती है, इसलिए भी जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। देन इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? सबसे पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि एजुकेशन को वोकेशनल बनाना चाहिए। वोकेशनल का मतलब है कोई टेक्निकल ट्रेनिंग 11th-12th में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ट्रेनिंग दे दी जाए, ताकि अगर उन्होंने आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी तो वो आगे जाके अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकें। फिर प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग होनी चाहिए। बहुत बार जो लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सपोज एमबीए की पढ़ाई पूरी करके आगे निकल जाते हैं, उनको लगता है कि कॉर्पोरेट्स में जॉब मिल जाएगी, वो किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन कंट्री में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने एमबीए किया हुआ है। तो हाँ, कुछ ऐसी वोकेशंस हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें लोगों की कमी है और कुछ में भरमार है। तो ये जो प्लानिंग है ये होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमें किस प्रोफेशन में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। और हायर एजुकेशन थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए, यानी वही चीज़ पढ़ाई जाए जिसके लिए आगे ज़रूरत होती है, सिर्फ क्रैमिंग के ऊपर या रट्टाफिकेशन के ऊपर फोकस ना हो। देन नेक्स्ट है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम इन इंडिया, वाई? सो इंडिया में ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इंडिया में देखा गया है बहुत सारे लोग
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उतनी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है। फिर जो अभी बात कही, मैन पावर सरप्लस में है कुछ प्रोफेशंस में और कहीं पे उनकी डर्थ है, मतलब कमी है। और फिर तीसरी चीज़ जो अभी मैंने बताई थी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन इंडिया में उतनी नहीं मिलती है। थियोरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है बट टेक्निकल ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं। सीधा जॉब में जब जाते हैं तब वहाँ पे कंपनीज को प्रोवाइड करनी पड़ती है। The next question, what is the role of education in human capital formation and what is the role of health in human capital formation? दोनों का आंसर बहुत सिमिलर है, सो मैं इकट्ठा ही समझा रही हूँ। ह्यूमन कैपिटल बेसिकली कौन होते हैं? सबसे पहली बात तो ये, ह्यूमन कैपिटल वो लोग होते हैं जिनको एजुकेशन मिल जाती है, हेल्थ मतलब कोई ट्रेनिंग मिल जाती है और हेल्दी होते हैं और हाँ, 3 चीज़ों में अगर किसी ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी जाए एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग के ऊपर, तो हम कहते हैं कि वो ह्यूमन कैपिटल बन गए हैं। या फिर सिंपली जो लोग कमाने लग जाते हैं दे टर्न इनटू ह्यूमन कैपिटल। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम ह्यूमन रिसोर्स वी कैन कॉल देम ह्यूमन कैपिटल। तो एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने में। सो कैसे? एजुकेशन अगर आपके पास है, ट्रेनिंग है, आप हेल्दी हैं, तो आपके पास ज़्यादा दूसरे के कंपैरिजन में आप ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं और आप उससे कमा सकते हैं, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे और सोसाइटी भी इनडायरेक्टली आपके थ्रू गेन करेगी। कैसे? आप पढ़े लिखे हैं, कूड़ा नहीं फैलाएंगे क्योंकि आपको पता है कि कूड़ा फैलाना बुरी बात होती है। सो सोसाइटी गेन्स इनडायरेक्टली। और अगर आप हेल्दी हैं तो भी आपकी कमाई ज़्यादा होगी। आप मान लीजिए किसी जॉब में और रोज़ बीमार हो जाते हैं तो कौन आपको जॉब पे रखेगा? सो एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? सो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली फंडामेंटल राइट भी क्रिएट कर दिया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए यानी 8th क्लास तक की एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी कर दी गई है। नवोदय विद्यालय बनाए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय वो विद्यालय हैं जहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट पढ़ते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू उनका एडमिशन होता है और फुली रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ये, बच्चे के लिए सब कुछ वहाँ पे फ्री है। फिर गवर्नमेंट इस बात पे फोकस करती है कि वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप की जाए। वोकेशनल स्ट्रीम मतलब 11th-12th में पढ़ाई के साथ साथ कोई ट्रेनिंग दे देना, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग या मे बी ब्यूटिशन का कोर्स, इस तरह से। फिर सर्व शिक्षा अभियान, ऑल्दो ये फंडामेंटल राइट भी बन चुका है मगर फिर भी सर्व शिक्षा अभियान भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है कि हर किसी को एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, मतलब 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में हर किसी को 8th क्लास तक एजुकेशन मिले। फिर मिड डे मील स्कीम के बारे में हम सब जानते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में 8th क्लास तक बच्चों को फ्री खाना मिलता है, फ्री मील जो मिलती है। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट की बुराइयां बतानी है आपको। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनएम्प्लॉयमेंट से मैन पावर का वेस्टेज होता है। इंसान जिसको इतने सालों तक पढ़ाया लिखाया गया, वो बेसिकली उसकी एबिलिटीज़ वेस्ट हो जाती हैं। एसेट की जगह वो इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी बन जाता है, नुकसान बन जाता है। इससे लोगों में होपलेसनेस बढ़ती है, निराशा बढ़ती है, लोगों के पास पैसा नहीं बचता अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। देन फिफ्थ पॉइंट अगेन एक सिमिलर पॉइंट है, इट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। देन इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक ओवरलोड, कंट्री पे भी लोड बढ़ता है क्योंकि इकोनॉमिकली अब आपके पास डिपेंडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं इंडिपेंडेंस की बजाय। तो कंट्री ने उन डिपेंडेंट्स को खाना भी देना है, उनको ज़िंदा भी रखना है, उनको रहने के लिए जगह भी देनी है, क्योंकि ये भी उनका एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। सो इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है और डिपेंडेंट्स बढ़ जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे आ जाती है एंड इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। खुशहाल इकोनॉमी का सूचक नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब बेरोज़गारी होती है तो आपके पास खरीदने के लिए रोटी कपड़ा मकान खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता और ये एक बड़ा डिप्रेसफुल सिचुएशन है। और जो लोग गेनफुली एम्प्लॉय किए जा सकते हैं उनका भी वेस्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है,
How can investment in human capital be of immense importance to the society? So अगर हम ह्यूमन कैपिटल यानी लोगों की एजुकेशन हेल्थ एंड ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे इनकम इंक्रीज होती है एंड सोसाइटी के लिए इनडायरेक्टली गेनफुल हो जाता है, प्लस रेट ऑफ रिटर्न फ्यूचर में ज़्यादा मिलते हैं. आप आज अपने बच्चे की एजुकेशन पे 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो फ्यूचर में हो सकता है उसको 1 लाख पर मंथ की जॉब ही मिल जाए. और बड़ी पॉपुलेशन कंट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद बन सकती है अगर उनके पास अच्छी एजुकेशन, हेल्थ हो, ट्रेनिंग हो. और ह्यूमन कैपिटल ही तो लैंड और कैपिटल को यूज़फुल बनाते हैं, बाकी तो कोई भी नहीं बनाता. सो इसलिए इनमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है. गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 9, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज ली हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस्ड ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही है, एजुकेशन में इम्प्रूव कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडीज़ भी दे रही हैं कई चीज़ों पे. 6 पॉइंट हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है बेसिक इंडस्ट्रीज़ पे. रूरल वर्क्स प्रोग्राम यानी रूरल एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है. पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने की कोशिश. गवर्नमेंट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप करती हैं और गवर्नमेंट लोन्स भी देती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. Then next, very important, vicious cycle and virtuous cycle of poverty. Vicious cycle नेगेटिव साइकिल है, वर्चुअस जो है पॉजिटिव साइकिल है. सो बेसिकली ये क्या कहता है, लेट्स अंडरस्टैंड वर्चुअस वन. अगर किसी इंसान के बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट है तो वो आगे जाके अच्छी इनकम कमाएंगे, उनका न्यूट्रिशन, हाइजीन सब कुछ बेटर होगा और उनके बच्चे मोटिवेटेड फील करेंगे आगे जाके और फिर वो अपने बच्चों को और ज़्यादा अच्छे तरह से पढ़ाएंगे. सो बेसिकली पॉजिटिव साइकिल है. अगर आप हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप अपने बच्चों को भी वही एजुकेशन देंगे, वो अच्छा कमाएंगे, फिर उनके बच्चे भी अच्छा कमाएंगे. और यही अगर हम विशियस साइकिल देखें तो जिन बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई उनकी इनकम कम रह जाती है और वो अपने बच्चों को भी आगे जाकर अच्छी एजुकेशन, हेल्थ नहीं प्रोवाइड कर पाते और वो भी गरीब ही रह जाते हैं. सो ये था विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ that those activities which results in production of goods and services. कोई भी एक्टिविटी जिसमें कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है सो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मगर कोई एक्टिविटी लव एंड अफेक्शन की वजह से होती है तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, आपकी, मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं कमाई करती हूँ, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन अगर मैं अपने ही घर में अपने ही बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मैं उसके लिए कोई फ़ीस नहीं लेती हूँ, वो मैं अपने प्यार की वजह से करती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से करती हूँ. सो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो पार्ट्स हैं, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. सो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो जिस भी एक्टिविटी में हम किसी को तनख्वाह दे रहे हैं वो मार्केट एक्टिविटी है. जिसमें तनख्वाह नहीं दी जा रही बल्कि वो काम सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जा रहा है वो है नॉन मार्केट एक्टिविटी. देन जैसे एक फार्मर है, फार्मर कुछ प्रोडक्शन करता है, सपोज फार्मर ने वीट उगाए तो 2 किलो उसने अपने घर में इस्तेमाल कर लिए. सो उस पर जो भी खर्चा हुआ वो नॉन मार्केट एक्टिविटी थी. लेकिन जितना उसने बाज़ार में सेल कर दिया वो एक मार्केट एक्टिविटी मानी गई क्योंकि वो जो घर में यूज़ किया वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए था. How can large population be transformed into a productive asset? Name the country which has invested heavily in human resource. So बहुत कॉमन क्वेश्चन, चैप्टर का क्रक्स बेसिकली इसी में है कि लार्ज पॉपुलेशन को 3 चीज़ों से प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग से. एंड जापान इज़ दैट कंट्री विच हैज़ इन्वेस्टेड हेविली इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. आपने बहुत प्रोडक्ट्स पे देखा होगा मेड इन जापान लिखा होता है. तो जापान ने अपनी कंट्री की आर्मी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, पढ़ाया लिखाया है. देन वाई इज़ मेल लिटरेसी रेट हायर देन फीमेल लिटरेसी रेट? सबसे पहली चीज़ तो लिटरेसी रेट क्या होता है, इफ़ यू आर 7 years old and above and you can read and write simple sentence then you are called as literate. 7 साल या उससे ऊपर हैं और छोटे मोटे सेंटेंस को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो आप लिटरेट माने जाएंगे. सो मेल लिटरेसी इंडिया में हायर है
क्योंकि हमें पता है कि जब फैमिली में फाइनेंशियल क्रंच होता है तो लोग मेल्स को प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? उनकी एजुकेशन को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई आगे जाके मेल ने तो कमाना है, लेकिन जो फीमेल है वो जो है उसने शादी कर लेनी है, और तो उसकी कमाई, उसके ऊपर किया हुआ खर्चा फैमिली के काम नहीं आएगा। फिर अगेन एक सिमिलर क्वेश्चन है, लिस्ट द इंडिकेटर्स विच डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन की क्वालिटी उनके एजुकेशन लेवल से, हेल्थ लेवल से, ट्रेनिंग लेवल से पता चलती है। जितनी ज़्यादा लिटरेट पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, उतना ज़्यादा कंट्री के लिए अच्छा है। सिमिलरली हेल्थ स्टेटस हम पता कर सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से। इन सब की डेफिनेशंस बुक में है, सो नोट्स ज़्यादा लंबे ना हो जाएं इसके लिए मैंने उसको नहीं लिया है। ये मेरा फ्लो चार्ट यहाँ से गायब हो गया, सो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउ कैन वी क्लासीफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड पर्पस। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जो है वो होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्टिविटीज़, और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस होती हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो वट एवर इट इज़, समझ में थोड़ा फ्लो चार्ट it's missing, so I hope it is clear now. On the basis of nature, it is primary, secondary and tertiary sector activities, and on the basis of purpose, it is economic and non-economic activity. So these are some important points. Meaning of human capital, meaning of human capital formation, why are women employed in low paid work, unemployment की definition, national income, agriculture, नेशनल पॉलिसी क्या कहती है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, अगेन एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। देन कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। बर्थ रेट, डेथ रेट को डिफाइन करना, मोर्टालिटी रेट को डिफाइन करना, जापान डेवलप्ड क्यों है, 12th 5 ईयर प्लान के प्रोविजंस क्या हैं, and then what are the various activities undertaken in primary, secondary, tertiary sector. So primary sector वो sector है जहाँ पे directly natural resources को exploit किया जाता है, for example agriculture, forestry, fishing, animal husbandry, poultry farming, quarrying, mining. So इन सब चीज़ों में directly natural resources को extract किया जाता है। Secondary sector में include होती है सिर्फ manufacturing. Tertiary sector includes all the services like trade, transport, banking, etc. सो आई होप आप लोगों को नोट्स समझ में आए होंगे। अगर नोट्स समझ में आ गए हैं सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट लेटर। थैंक यू सो मच।